Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of 26th Amendment in the Constitution of Pakistan 1973. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर काफ़ी डिबेट की जा रही है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू जुडिशरी की पावर्स को कर्टेल किया गया है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ख़त्म किया गया है, तमाम की तमाम पावर्स हुकूमत ने अपने हाथ में ले ली हैं। अब जो जुडिशरी की खुद मुख्तारी थी वो टोटली ख़त्म हो गई है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सो बेसिकली हमारा जो मुल्क है उसमें सेपरेशन ऑफ द पावर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके मुताबिक क्या कहा गया कि जो हमारी रियासत है उसके तीन बेसिक पिलर्स हैं, तीन बेसिक ब्रांचेस हैं जिनसे मिलकर ये हुकूमत, ये रियासत चलती है। सबसे पहली क्या है? लेजिस्लेटिव, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो कि सुप्रीम है, जो कि अवाम के वोटों के थ्रू आती है। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? कानून साजी करना, कानून बनाना। उसके बाद जो सेकंड पिलर है दैट इज एग्जीक्यूटिव, उसका काम क्या है? चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाना, यानी कि लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाया है उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाना। एंड थर्डली जुडिशरी का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। सो इन तीन बेसिक पिलर्स से मिलकर एक रियासत चलती है। लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर है, जिसका मकसद क्या था कि जो पावर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली की जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए, पावर किसी एक के हाथ में ना दी जाए, यानी कि पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि किसी एक बंदे के हाथ में ताकत ना हो, वो खुद अपनी मर्जी से मुल्क को ना चलाए। सो इन तीन बेसिक पिलर्स का जो पर्पस था वो क्या था कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इंट्रोड्यूस कराया जाए, सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स इक्वली की जाए। अब लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसने इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को टोटली ख़त्म कर दिया है। जुडिशरी के पास जो अदलिया की खुद मुख्तारी थी, अदलिया के पास जितनी भी पावर्स थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है इस आईनी तरमीम के थ्रू। अब हमने देखना ये है कि आखिर ये 26वीं आईनी तरमीम क्या है, इनमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन किन चीज़ों को चेंज किया गया है। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एंड कॉन्टेक्स्ट, उसमें क्या कहा गया है? दिस एक्ट विल बी कॉल्ड 26th Amendment Act 2024 and it shall come into force at once, यानी कि ये एक्ट जो है वो फौरी तौर पर नाफिज होगा, इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा। सो सबसे पहली जो तरमीम की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नए आर्टिकल 9A का इजाफा किया गया है। आर्टिकल 9 क्या था? आर्टिकल 9 बात करता था सिक्योरिटी टू दी लाइफ को, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कि किसी भी बंदे को उसकी जान और उसकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आर्टिकल 9A को इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि बात करता है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। आर्टिकल 9A कहता है दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, कि हर शहरी का ये हक है कि उसे साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल दिया जाए। सो हर शहरी का साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल का हक हासिल होगा। सो पहली चेंज की गई आर्टिकल 9A के अंदर। उसके बाद जो दूसरी अमेंडमेंट की गई है दैट इज़ इन आर्टिकल 38 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 38 क्या बात करता था? प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल।
अब इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि जो क्लॉज एफ है, जहां पर ये कहा गया था टू एलिमिनेट द रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके सूद को खत्म किया जाएगा। इस वर्ड को चेंज करते हुए, इसमें अमेंडमेंट करते हुए कहा है दैट टू एलिमिनेट द रिबा फ्रॉम कंप्लीटली बिफोर 1 जनवरी 2028, के सूद को 1 जनवरी 2028 से पहले तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा, जो कि टोटली इम्पॉसिबल है। उसके बाद आ जाती हैं आर्टिकल 48 के अंदर। आर्टिकल 48 के अंदर अमेंडमेंट की गई है। आर्टिकल 48 बात करता है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन दी एडवाइस, के प्रेसिडेंट को जो मशवरा दिया जाता था काबीना या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। सो यहाँ पर आर्टिकल 48 के अंदर जो चेंजेस की गई हैं वहाँ पर बात की गई है नॉट सब्जेक्ट टू दी कोर्ट रिव्यू। इस आर्टिकल में अमेंडमेंट करते हुए कहा है कि सदर पाकिस्तान को काबीना या वजीर आज़म की तरफ से जो भी एडवाइस दी गई है उसको किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में या दीगर किसी भी अथॉरिटी की तरफ से चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी कि उसकी इंक्वायरी नहीं की जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को किस हवाले से क्या एडवाइस दी है, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो फिर उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही देखेगा। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 81 के अंदर। आर्टिकल 81 के अंदर अमेंडमेंट की गई है। आर्टिकल 81 बेसिकली डील करता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब आर्टिकल 81 में बात की गई थी कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में किन किन एक्सपेंडिचर्स की बात की गई है। सो क्लॉज ए में कहा गया था रिम्यूनरेशन पेएबल टू द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर टू हिज ऑफिस एंड द रिम्यूनरेशन पेएबल टू, सो डिफरेंट क्लॉजेस में पहले बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। सो क्लॉज 1 के अंदर जहां पर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के साथ एडिशन की गई है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिम्यूनरेशन इन्वॉल्व है, इसके साथ जो पाकिस्तान की जुडिशियल कमीशन है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उनके जजेस की रिम्यूनरेशन के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ही लिए जाएंगे। सो आर्टिकल 81 के अंदर ये अमेंडमेंट की गई है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 111 के ऊपर। आर्टिकल 111 बात करता है राइट टू स्पीक इन असेंबली। अब यहाँ पर राइट टू स्पीक किसकी राइट टू स्पीक की बात की गई थी? एडवोकेट जनरल की, यानी कि एक प्रोविंस से रिलेटेड जो भी कानूनी मामलात हैं वो कौन देखता है? हमारा एडवोकेट जनरल। सो आर्टिकल 111 में हमने क्या कहा था कि एडवोकेट जनरल के पास ये राइट है कि वो प्रोविंशियल असेंबली की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकता है या उसकी कमेटी में जितनी भी जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो उनको देख सकता है, लेकिन उसके पास राइट टू वोट नहीं है। सो यहाँ पर इस आर्टिकल में अमेंडमेंट करते हुए कहा है कि जहां पर एडवोकेट जनरल के पास ये राइट था कि वो प्रोविंशियल असेंबली की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, इसी तरह जो आर्टिकल 130 के अंदर एडवाइजर अपॉइंट किया गया है, आर्टिकल 130 की क्लॉज 11 के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है जो 5 एडवाइजर्स को अपॉइंट करता है, वो एडवाइजर्स भी प्रोविंशियल असेंबलीज की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह एडवोकेट जनरल के पास राइट टू वोट नहीं है, इसी तरह उन एडवाइजर्स के पास भी राइट टू वोट नहीं होगा, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर, जो कि मेजर अमेंडमेंट है। आर्टिकल 175A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो मेन आर्टिकल है, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स की बात कर रहा है, उस आर्टिकल के अंदर चेंजेस की गई हैं। अब आर्टिकल 175A में क्या क्या चेंजेस की गई हैं उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं, जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस से रिलेटेड है। सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो कौन होगा। सो इस आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करते हुए कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के
3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनमें से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो सीनियर मोस्ट होता था उसी को चीफ जस्टिस बना दिया जाता था, लेकिन अब जो टॉप 3 जजेस होंगे उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। यानी कि प्राइम मिनिस्टर उन तीनों जजेस में से किसी एक का नाम सदर को भेजेगा और फिर सदर उस बंदे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर देंगे। पहले क्या था, सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होता था, अब जो टॉप 3 जजेस हैं उनमें से किसी एक को बनाया जाएगा। सेकेंडली, एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जो कि इन तमाम मामलात को देखेगी। अब पहले क्या था कि पहले 8 मेंबर्स की एक कमेटी थी, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह एक नई कमेटी बनाई गई है। फिर उसी के साथ इस स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का स्ट्रक्चर बताया गया है कि ये स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी किन किन मेंबर्स के ऊपर कंसिस्ट होगी। इस स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर 12 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 8 मेंबर्स नेशनल असेंबली के होंगे और बाकी 4 मेंबर्स जो हैं वो सेनेट से लिए जाएंगे और इसमें इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द मेंबर्स होंगे। मतलब क्या है इक्वल प्रोपोर्शन का, कि ट्रायरी बेंचेस में से जितने मेंबर्स लेंगे, ऑपोजिशन में से भी उतने ही मेंबर्स को इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। हुकूमती पार्टी से भी मेंबर्स होंगे और ऑपोजिशन साइड से भी इस कमेटी के अंदर मेंबर होंगे और इस पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मीटिंग्स होंगी वो इन कैमरा हेल्ड होंगी और इस कमेटी के अंदर 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। यानी कि किसी भी मीटिंग में अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो अगर 2/3 अक्सरियत मौजूद है तभी कोई फैसला लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर कोई मेंबर नहीं आता तो उससे कमेटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2/3 अक्सरियत मौजूद है तो किसी भी केस का फैसला कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मेजर चेंज की गई है दैट इज इन दी टर्म्स ऑफ द चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस की टर्म में क्या चेंज की गई है कि चीफ जस्टिस की टर्म को फिक्स कर दिया है 3 साल तक के लिए, कि चीफ जस्टिस की जो मुद्दत होगी मुलाजमत की, यानी कि चीफ जस्टिस के ओहदे पर जो बंदा रहेगा वो फिक्स्ड 3 साल के लिए रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ हिज एज। उसकी एज क्या थी उसको नहीं देखा जाएगा। पहले क्या होता था, एज के हिसाब से चीफ जस्टिस की जो टेन्योर था वो होता था, लेकिन अब चाहे उसकी जितनी भी एज है वो सिर्फ 3 साल तक एज चीफ जस्टिस काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे की मुलाजमत के 5-10 साल रहते हैं लेकिन उसने चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक के लिए रहेगा, इससे ज्यादा वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर नहीं रह सकता। उसके बाद आ जाते हैं जो नेक्स्ट अमेंडमेंट की गई है दैट इज इन आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 की क्लॉज 2 के अंदर चेंजेस की गई हैं। आर्टिकल 177 क्या बात करता था, अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। यहाँ पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी बंदे को उस वक्त तक मुकर्रर नहीं किया जाएगा। पहली शर्त कि उसका सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना जरूरी है। सेकेंडली, एटलीस्ट 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो। एंड थर्डली, एटलीस्ट 15 साल तक वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा हो तो तभी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाएगा, अदरवाइज उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब पहले क्या था कि उसको सिर्फ 15 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील होना जरूरी था, यहाँ पर एडिशन करके 15 साल सुप्रीम कोर्ट के वकील की भी कर दी है। उसके बाद जो मेजर चेंज है दैट इज इन आर्टिकल 184 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 184 बात करता है सुमोटो एक्शन की। आर्टिकल 184 में क्या कहा था कि अगर कहीं पर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अज खुद नोटिस ले सकती है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की उस सुमोटो की पावर को खत्म कर दिया है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई लॉ ऐसा बनता है जहां पर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में आज खुद नोटिस की बुनियाद पर कोई भी हुक्मनामा जारी नहीं कर सकती।
उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 185 के अंदर। आर्टिकल 185 बात करता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। सो जहां पर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन केसेस को सुन सकती है कि जहां पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट जो है वो 50,000 तक का है। सो इस 50,000 के वर्ड को चेंज करके 1 मिलियन कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 10 लाख तक की अपील को भी सुन सकती है। उसके बाद आर्टिकल 186 ए की एडिशन की गई है इस अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 186 ए क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो केसेस को ट्रांसफर कर सकती है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं पर क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस वो किसी भी केस को, किसी भी अपील को या किसी भी प्रोसीडिंग्स को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट से तीसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है या फिर खुद अपनी कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकती है, यानी खुद सुप्रीम कोर्ट में भी उस केस को रखकर सुन सकती है। सो ये एक नई पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद बात की गई है कि जुडिशियल कमीशन का जो रोल था उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है, यानी कि अगर कहीं पर किसी भी जज की कोई भी सीट वैकेंट होती थी तो वो प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू जुडिशियल कमीशन के थ्रू उस सीट को फिल किया जाता था। लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट करते हुए कहा है कि अगर किसी भी जज की कोई भी सीट वैकेंट है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज की है या सुप्रीम कोर्ट के जज की है, तो जो डायरेक्ट नॉमिनेशन होगी वो प्राइम मिनिस्टर को जाएगी। यानी कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो किसी भी जज को का नाम रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर उस नाम को भेजेंगे सदर को और फिर सदर उसको अपॉइंट करेगा। पहले क्या होता था कि एक 8 रुकनी कमेटी थी जिसको नाम भेजा जाता था, वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू इस सीट को फिल आउट करते थे। लेकिन अब जजेस की तकर्री में भी प्राइम मिनिस्टर साहब का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया है और वो डायरेक्टली किसी भी पर्सन को उस वैकेंट सीट पर अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 191 ए के ऊपर। आर्टिकल 191 ए की एडिशन करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बनाए जाएंगे। पहले क्या डिसाइड हुआ था कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर की होगी, यानी कि पहले क्या था सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट थी, तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर की एक कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी जो कि आईनी मामलात को देखेगी, यानी कि आइन से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी झगड़े हैं सो इन मैटर्स को देखा जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से। लेकिन उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्शन रेज की गई ऑपोजिशन की तरफ से, इसको अपोज किया गया, तो फिर उन्होंने इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कॉन्सेप्ट को साइड पे रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जाएंगे। यानी कि आईनी अदालत तो ना बनी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बनाएंगे जिनके जजेस को हुकूमत अपॉइंट करेगी। होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस लेकिन वो अलग से इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका मकसद क्यों था कि अगर लेजिस्लेटिव ने कोई कानून बनाया है और आप उस कानून को चैलेंज करना चाहते हो तो उस कानून को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप केस नहीं लगाओगे बल्कि उस सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो इस केस को सुनेगा। सो बात वही है, आईनी अदालत तो ना बनी लेकिन उस आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बना दिए गए। अब इस आईनी बेंच के अंदर हर सूबे से जो है वो बराबर तादाद में जजेस लिए जाएंगे। जो सीनियर होगा, मोस्ट जज होगा इस आईनी बेंच का, वो प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट की गई है दैट इज इन आर्टिकल 193 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की लिमिट बता दी गई है कि किसी भी शख्स को उस वक्त तक हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या बता दिया, दैट ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का शहरी हो, उसकी उम्र 40 साल से कम ना हो और वो कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील रहा हो या
10 साल तक पाकिस्तान में किसी भी जुडिशियल ऑफिस में रहा हो। सो हाई कोर्ट के जज होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया बता दिया। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, 40 साल की एज, 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील और 10 साल तक किसी भी जुडिशियल ऑफिस में रहा हो, तो ऐसी सूरत में उस बंदे को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट की गई है दैट इज इन आर्टिकल 202। आर्टिकल 202 के अंदर क्या अमेंडमेंट की गई है कि हाई कोर्ट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जाएंगे। अब उन हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में हाई कोर्ट के जजेस शामिल होंगे और उनकी जो टर्म है उसका तयन कौन करेगा। जो पाकिस्तान की जुडिशियल कमीशन है वो टाइम टू टाइम देखेगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर हाई कोर्ट का जज कितने अरसे तक रह सकता है। इसके अलावा जो सबसे सीनियर जज होगा वो इस हाई कोर्ट के आईनी बेंच का प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट की गई है दैट इज इन आर्टिकल 203D। उसमें कहा गया है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के पास क्या पावर थी कि उसने देखना था कि अगर कोई लॉ बना है जो कि इस्लामिक इंजंक्शंस के अगेंस्ट है तो ये अदालत उसको देखेगी। लेकिन इसके अंदर अब अमेंडमेंट करते हुए ये कहा है कि अब अगर किसी भी फैसले के खिलाफ कोई अपील इस फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर दायर की गई है तो इस फेडरल शरीयत कोर्ट के पास कितना टाइम पीरियड है कि वो विद इन 12 मंथ्स इस अपील का फैसला सुनाएगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो अमेंडमेंट की गई है दैट इज इन आर्टिकल 229 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 229 में किस चीज को डिस्कस किया गया था? सीकिंग एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया था कि अगर प्रेसिडेंट या किसी भी प्रोविंस का गवर्नर अगर उनको प्रोविंशियल असेंबली या पार्लियामेंट की 2/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ये कहती है कि किसी मामले पर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की एडवाइस लेनी ज़रूरी है, यानी कि कोई लॉ हम बना रहे हैं उस पर हमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की एडवाइस चाहिए कि क्या ये लॉ इस्लाम के खिलाफ है या नहीं, तो वहाँ पर जो 2/5 का वर्ड था उसको अमेंड करके 1/4 कर दिया। यानी कि अब प्रोविंस की या पार्लियामेंट की टोटल 1/4 मेंबरशिप अगर कहती है तो फिर आप काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से एडवाइस ले सकते हैं। उसके बाद अमेंडमेंट की गई है आर्टिकल 215 के अंदर। आर्टिकल 215 बात करता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टर्म की। सो यहाँ पर अमेंडमेंट करते हुए कहा है कि जब तक उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर कोई नया बंदा अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक यही पुराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे को संभालेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गवर्नमेंट चली जाती है और उसने इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत ख़त्म होगी लेकिन उन्होंने कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया तो ये बंदा उस वक्त तक अपने ओहदे का चार्ज संभालेगा जब तक कि इसकी जगह इसका कोई सक्सेसर नहीं आ जाता। सिंपल सी बात है कि अब ये भी उनकी अपनी मर्जी का होगा कि जब तक वो रहेंगे हुकूमत उस वक्त तक उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अमेंडमेंट की गई है वो आर्टिकल 255 के अंदर की गई है। आर्टिकल 255 ने ओथ ऑफ द ऑफिस की बात की थी कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेना है या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेना है और वो जगह पर मौजूद नहीं है तो वो जिस बंदे को अपॉइंट करेंगे उनके सामने आप ओथ ले सकते हैं। सो अब यहाँ पर अमेंडमेंट करते हुए कहा है कि ओथ सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने होगा, चाहे वो हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का। फिर आर्टिकल 259 में अमेंडमेंट करते हुए कहा है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के शोबे की बात की गई थी कि अगर कोई ऐसा काबिल बंदा है तो इस शोबे के अंदर प्रेसिडेंट साहब उसको अवार्ड देंगे, तो उस नर्सिंग के वर्ड के साथ साथ साइंस, आर्ट, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी का वर्ड भी यूज लिख दिया गया है कि अगर इन शोबों में भी कोई ऐसा काबिल बंदा है तो प्रेसिडेंट साहब उसको भी अवार्ड देंगे। उसके बाद जो लास्ट अमेंडमेंट की गई है वो आइन के 4th शेड्यूल के अंदर की गई है। आइन का जो 4था शेड्यूल है उसमें तरमीम करते हुए कहा है कि जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं
उनमें लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को रीडिफाइन किया है और कैंटोनमेंट एरियाज को पावर्स दी गई हैं कि पहले जो पावर्स लोकल गवर्नमेंट के पास थी, अब उन पावर्स को रीडिफाइन करते हुए कैंटोनमेंट एरियाज को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। सो ये आइन के अंदर 26 तरमीम की गई थी, जिनको हमने 1 बाय 1 सिंपल वर्ड्स में डिटेल के साथ दोनों चीज़ों को डिस्कस किया है कि आइन में पहले क्या चीज़ लिखी हुई थी और अब तरमीम के बाद किस चीज़ को ऐड किया गया है। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर को समझने के बाद पता चल गया होगा कि आया जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ख़त्म किया गया है या नहीं, जुडिशरी की पावर्स को कर्टेल किया गया है या नहीं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।